हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपकी हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो बच्चों, आज हम देखेंगे आपका अध्याय संख्या 2, जिसका नाम है आपका वर्ण विचार यानी कि फोनोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आप वर्ण विचार के बारे में पढ़ोगे। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं वर्ण की। ठीक है, तो देखिए वर्ण क्या होता है। तो ये आपने इसका परिभाषा भी देखा है। तो देखो क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसके और खंड नहीं हो सकते वर्ण कहलाती है। तो बच्चों ये भाषा की ना सबसे छोटी इकाई होती है जिसको आप आगे और तोड़ नहीं सकते हो, यही आपका वर्ण कहलाता है ना। अच्छा, अब आप ये देखिए, आप लोगों ने अपने पिछले अध्याय में ये जान चुके हो आप लोग कि मनुष्य जो अपने मुख से जो भी ध्वनियों को उच्चारण करता है, ठीक है, वो उसको लिखता है और वो उसको भाषा का रूप देता है। ठीक है, तो ध्वनियों का जो लिखित रूप होता है ना, जब आप ध्वनियों को लिखते हो तो इसी को आप वर्ण कहते हो। जो ये ध्वनि है ये वर्ण है, तो जब वर्णों को लिखते हो तो लिपि बनते हैं। ठीक है, वही आपका वर्ण होता है। ठीक है, तो ये जो लिपियां हैं वो क्या होती है, वो इन्हीं वर्णों को लिखने का ढंग होती हैं। ठीक है, और हर वर्ण के लिए एक निश्चित चिन्ह होता है। ठीक है, हर वर्ण के लिए क्या होता है, एक निश्चित चिन्ह होता है। जैसे कि देखो अ, आ, क, ख इत्यादि। ठीक है, और ये हमारे भाषा की ना सबसे छोटी इकाई होती हैं, यानी कि इनको आप फर्दर और तोड़ नहीं सकते। ठीक है, तो देखिए जो वर्ण है ये ध्वनि का लिखित स्वरूप होती हैं। इसके अलावा वर्णों के मेल से क्या बनता है, आपका शब्द बनता है। जैसे म, आ, न, अ, स, अ, तो बन जाएगा मानस। ठीक है, फिर देखो प्रत्येक भाषा में वर्णों के रूप, संख्या तथा उच्चारण आपके अलग अलग होते हैं। ठीक है, हर भाषा में। और ये जो आपने अभी देखा है ना, ये हमारी हिंदी भाषा के लिए, इंग्लिश का अलग है, उर्दू का अलग है, फ्रेंच का अलग है, जर्मन का अलग है इत्यादि। ठीक है, अब यहाँ पे बारी आएगी वर्णमाला की। तो वर्णमाला क्या है, देखिए वर्णमाला जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर होता है, सीरीज है। तो आप देख सकते हो हमारी हिंदी भाषा में, ठीक है, वर्णमाला का मतलब क्या है, हमारी हिंदी भाषा में जो मूल ध्वनियां है अथवा देवनागरी लिपि के व्यवस्थित वर्ण समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, हमारे जो स्वर और व्यंजन होते हैं उनको जब आप एक व्यवस्थित क्रम में लिखते हैं तो यही हमारे क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती हैं। तो बच्चों वर्ण ना आपके दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो देखिए वर्णों के भेद, तो वर्णों के भेद की अगर हम बात करें तो ये सबसे, एक है स्वर, दूसरा है आपका व्यंजन। तो यही स्वर और व्यंजन को जब अच्छे तरीके से लिखा जाता है, व्यवस्थित तौर पर लिखा जाता है, तब हम इसको कहते हैं क्या, हम इसको कहते हैं हम इसको कहेंगे फिर हमारा वर्णमाला। ठीक है, तो स्वर क्या है, तो आइए स्वर देखिए। तो जिन शब्दों के उच्चारण के समय, ठीक है, स्वर क्या होते हैं, स्वर जिनका आप उच्चारण करोगे उस समय हवा जो है ये बिना किसी रुकावट के हमारे मुख से क्या होती है, बाहर निकलती है, उसको हम स्वर कहते हैं। ठीक है, तो हिंदी वर्णमाला में अ से औ तक आपके 11 स्वर हैं। तो कितने स्वर हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में, 11 स्वर होते हैं। तो जो ये स्वर हैं ये आपकी स्वतंत्र ध्वनियां होती हैं, अतः ये वर्ण बिना किसी के सहायता के इनका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, मतलब इनको अपने स्वयं के उच्चारण के लिए ना किसी और की सहायता नहीं लेनी होती। स्वरों के प्रकार अगर आप देखोगे तो ये मुख्यतः ना आपके 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं, 3 प्रकार के हैं। पहला आता है आपका ह्रस्व स्वर। तो ह्रस्व स्वर कौन सा स्वर होता है, ये वो स्वर होते हैं जिनका उच्चारण करने में हमें सबसे कम समय लगता है। ठीक है, या फिर एक मात्रा का समय लगता है, वो आपके ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। ये आपकी संख्या में 4 होते हैं, अ, छोटी ई, छोटा उ और री। ठीक है, फिर बारी आती है दीर्घ स्वर की। तो दीर्घ स्वर, दीर्घ जो ये है ना, इसी से पता चलता है ये लंबा है। ठीक है, तो दीर्घ स्वर वो स्वर होते हैं जिनके जिनके उच्चारण में 2 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वरों की तुलना में। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दुगुना समय का मतलब है कि 2 मात्राओं का यहाँ पे समय लगता है, तो ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। तो ये संख्या में 7 हैं, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ओ, औ। ठीक है, इसके अलावा प्लुत स्वर, तो ये वो स्वर होते हैं बच्चों जिनके उच्चारण में हमें सबसे ज्यादा समय लगता है, यानी कि अगर आप कहेंगे तो 3 गुना समय लगता है ह्रस्व स्वरों की तुलना में, तो उनको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं। प्लुत स्वर का इस्तेमाल बच्चों हम लोग ना दूर से किसी को बुलाने के लिए करते हैं। इनको ना बहुत खींच के बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि ओम, हे ओम, माफ करना, हे राम। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसमें ना आपके 3 अंक होते हैं जिसके द्वारा आप इनकी पहचान कर सकते हो। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे ना आयोग वाह आता है, आप लोगों ने पढ़ा है आयोग वाह, अनुस्वार, अनुनासिक देखा है आपने। तो बच्चों जो ये आयोग वाह है इनका प्रयोग ना हम लोग स्वतंत्र रूप से नहीं करते। ठीक है, ये ना ही स्वर होते हैं ना ही ये व्यंजन होते हैं। ठीक है,
इनको ना आप स्वर की कैटेगरी में लिख सकते हो ना व्यंजन की कैटेगरी में आप लिख सकते हो। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये जो वर्ण होते हैं आपके, ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं। ठीक है, ये जो वर्ण होते हैं ना, ये स्वरों के बाद आपके लिखे जाते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे अनुस्वार की। तो अनुस्वार का मतलब होता है एक बिंदु लगी होती है बस। ठीक है, एक बिंदु लगा होता है। तो अगर आप देखेंगे ये जो वर्ण है, ठीक है, ये क्या करता है, ये जो वर्ण, कोई भी वर्ण है ना, उसके ऊपर जब एक बिंदु इस प्रकार से लग जाएगा तो आपका अनुस्वार हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अंत, रंग, गंगा, बिंब, पंप इत्यादि। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो हमारा जो अनुस्वार है ये वर्णमाला के 5 वर्गों के अंतिम अक्षर के रूप में भी प्रयुक्त में लाया जाता है। ठीक है, जैसे कि संत है तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, गंगा है तो इसको ऐसे लिख सकते हो, चंडीगढ़ है तो आप इसको ऐसे लिखोगे। ठीक है, अब देखिए अनुनासिक क्या होता है, चंद्र बिंदु। ठीक है, बिंदु के नीचे चंद्र लग जाता है तो चंद्र बिंदु है। ठीक है, तो इसका जब हम उच्चारण करते हैं ना अनुनासिक का, तो जो हवा होती है ये हमारे नाक और मुख दोनों जगह से निकलती है। ठीक है, इसीलिए इसीलिए हम इसको चंद्र बिंदु कहते हैं। जैसे कि हंसी, गांव, मुंह आदि। ठीक है, फिर बारी आती है विसर्ग की। तो विसर्ग देखेंगे तो 2 डॉट्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो इसका जब उच्चारण करोगे ना तो ये ह के समान इसका उच्चारण निकलता है। ठीक है, और इसका प्रयोग हम कुछ तत्सम शब्दों के साथ ही करते हैं, जैसे कि अतः, स्वतः, प्रायः, प्रातः आदि। तो देखोगे अंत में ह का स्वर निकलता है, तो जहां पे अंत में ह का स्वर निकल रहा हो वो विसर्ग होता है आपका। ठीक है, आगत ध्वनियां। अब आगत का मतलब होता है बच्चों आना। तो कुछ हमारी ध्वनियां होती हैं। ठीक है, कुछ हमारी ऐसी ध्वनियां हैं जो विदेशी भाषाओं से हमारे हिंदी भाषा में आई हैं। ठीक है, तो ये आपकी आगत ध्वनियां है। जैसे कि अगर आप देखेंगे ये अर्धचंद्र है, तो अर्धचंद्र जो है आपकी अंग्रेजी भाषा के शब्द जो हम लिखते हैं ना उसके ऊपर ये लगाया जाता है, जैसे कि डॉक्टर, कॉपी, बॉल, कॉलेज इत्यादि। ठीक है, अब बच्चों स्वरों की मात्राओं की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो स्वर की हमारी मात्राएं हैं। ठीक है, तो देखिए स्वरों की मात्रा है, तो स्वर कितने 11 है ना आपके। तो अगर आप बच्चों देखेंगे तो अ की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की खड़ी पाई है, छोटी की छोटी के फॉर्म में, ये बड़ी ई है, ये ऊ है, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हो यहाँ पे कलम, कार, किताब, कील, कुल, कूप, कृपाण, केला, कैसा, कोमल, कौन इत्यादि। ठीक है, तो ये था आपका स्वर। ठीक है, अब वर्णमाला का जो दूसरा हिस्सा है उसको हम व्यंजन कहते हैं। तो व्यंजन क्या होता है, देखो ये वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख जो है, हमारे मुख से जो हवा निकलती है ना उसको रुकावट का सामना करना पड़ता है, उसको हम व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो ये जो रुकावट का सामना करना पड़ता है वो क्यों करना पड़ता है, क्योंकि जो जो आपका व्यंजन है उसको किसी और की सहायता की जरूरत होती है, तभी जाके आप उसको उच्चारण उसका कर सकते हो। ठीक है, तो देखो व्यंजनों के स्पष्ट उच्चारण में स्वरों की सहायता आपको लेनी पड़ती है। ठीक है, इसीलिए अगर आप देखेंगे तो व्यंजन अपने आप में अपूर्ण होते हैं, क्योंकि इनको ना फ्री फॉर्म में बोल नहीं सकते हो। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ये रहे आपके व्यंजन निम्नलिखित प्रकार से हैं। तो बच्चों यहाँ पे जो शुरुआत के हमारे 25 होते हैं, ठीक है, उनको हम लोगों ने 5 वर्गों में बांटा है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ठीक है, ये सब जो है आपके स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। बाकी के जो 4 आते हैं वो कहलाते हैं अंतःस्थ व्यंजन, और जो ये नीचे वाले 4 हैं इनको हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप इनका टोटल देखेंगे तो ये संख्या में ना आपके 33 होते हैं। तो व्यंजन के भेद की अगर आप बात करोगे तो ये संख्या में आपके 33 होते हैं। ठीक है, क्या होता है, संख्या में आपके 33 होते हैं। ठीक है, अच्छा, हर व्यंजन के नीचे एक ना छोटी सी तिरछी रेखा भी होती है, इसको हम लोग हल चिन्ह यानी हलंत चिन्ह कहते हैं। ठीक है, अच्छा, इसके लगाने पर व्यंजन का उच्चारण क्या होता है, आधा रह जाता है। अस्वर सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है। ठीक है, जो अस्वर है ना आपका, ये सभी व्यंजनों को पूर्ण करता है, इसीलिए आप देखेंगे इसके नीचे आपको हलंत नहीं मिलेगा। ठीक है, चलिए अब बच्चों यहाँ देखते हैं स्पर्श व्यंजन। तो स्पर्श का मतलब क्या होता है, स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना होता है। ठीक है, तो देखो स्पर्श व्यंजन कौन से व्यंजन होते हैं बच्चों, तो ये वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करने से, जिनका जब आप उच्चारण करते हो तो हमारी जो जीभ होती है ये हमारे मुख के किसी ना किसी हिस्से को ये टच करती है। ठीक है, तो जब ये हमारे मुख के किसी ना किसी हिस्से को टच करती है तब हम इसको स्पर्श व्यंजन कहते हैं। तो क से म तक आपका स्पर्श व्यंजन है जो कि 5 वर्गों में बटे हुए हैं। इसके अलावा अंतःस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, तो अंतःस्थ व्यंजन वो व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण में ना जो मुख है वो हमारे मुख के मध्य वायु जो है, वायु मुख के बीच वाले भाग से निकलकर जीभ के जरिए वर्ण को उत्पन्न करती है। ये आपके 4 होते हैं, य, र, ल, व, इसीलिए इनको हम अर्ध स्वर भी कहते हैं। ऊष्म व्यंजन, तो बच्चों ऊष्म का मतलब गर्मी होता है। तो देखो ये वो वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय ना
वायु जो होता है ये हमारे मुख के हर भागों को स्पर्श करता हुआ निकलता है, जो कि गर्म होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग उष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी संख्या में 4 होते हैं। तो ये बड़ा श है, षटकोण वाला श, स और ह, ठीक है। फिर बात करते हैं यहाँ पे संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त का मतलब मिला जुला होता है, ठीक है। तो जब आपका दो या दो से ज्यादा व्यंजन के मेल होने से, देखो, जब दो या दो से ज्यादा व्यंजनों के मेल से एक जो तीसरा व्यंजन आपका बनता है, उस तीसरे व्यंजन को हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं, ठीक है। हिंदी में हमारे कुल 4 आपके संयुक्त व्यंजन होते हैं। तो आप देख सकते हो ये छ है, य है, त्र है, श्र है। तो देखो ये किससे मिलकर बनते हैं, कौन कौन से वर्णों से, ठीक है। अब द्वित व्यंजन की बात की जाए तो ये क्या होते हैं द्वित? जब आपके दो समान व्यंजन मिलते हैं और उनसे जो तीसरा व्यंजन उत्पन्न होता है, इसको हम लोग द्वित व्यंजन कहते हैं। देखिए, संयुक्त व्यंजन में दो या दो से अधिक अलग अलग व्यंजन मिलते हैं। द्वित में एक ही व्यंजन जब 2 बार मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि ये देखो, त और त है, तो एक को आधा त और फिर पूरा त लिखोगे तो तत् यानी पत्ता, कुत्ता, ठीक है। क का तो कक, तो मक्का, शक्कर इत्यादि, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारा र होता है, ठीक है। तो र का प्रयोग, तो आप लोगों ने देखा होगा र को हम लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अपनी पिछली कक्षा में पढ़ के आए हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे र के विभिन्न रूप की अगर हम बात करें तो र जब स्वर रहित होता है, ठीक है। तो जब र आपका स्वर रहित होता है और वो किसी व्यंजन के पहले आता है, तो वो उस व्यंजन के ऊपर रेफ की मात्रा के फॉर्म में लगता है। जैसे कि र म, तो ये मर्म हो जाएगा, धर्म, कर्म, मर्म, शर्म, ठीक है। तो ठीक है, इसके अलावा र, जब र किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आता है, ठीक है, यानी कि जो र है आपका जब किसी स्वर रहित व्यंजन के बाद आएगा तो वो नीचे ना ये इस प्रकार से लग जाएगा, ठीक है। जैसे कि क्रम, प्रशंसा, ग्रंथ, द्रव्य, ठीक है। फिर बात करते हैं जब र, त या ड, ठीक है, जब र है आपका, र आपका ट या ड के बाद आता है तो ये इस प्रकार से उस व्यंजन के नीचे लग जाएगा। जैसे कि ट र, तो ये ट्र हो जाएगा तो ट्रक, ड र तो ड्र, तो ड्रामा, ठीक है। इसके अलावा जब त और बड़ा श के साथ र आता है तब ये पूरी तरीके से अपने स्वरूप को ही बदल देता है, ठीक है। यहाँ पे ये किसी मात्रा के फॉर्म में नहीं लगेगा, ये पूरा ही अपना स्वरूप बदल देगा। जैसे कि त र तो त्र हो जाएगा पत्र, श र तो श्र, श्रम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ देखोगे उ, मतलब छोटा और बड़ा उ की मात्राओं के साथ जो र है वो पेट के अंदर लगता हुआ आपको दिखाई देता है। जैसे कि देखो र उ, तो ये रुपया हो जाएगा, ये बड़े उ के साथ लगेगा तो ये रुमाल, इस प्रकार से, ठीक है। फिर बच्चों बात करते हैं यहाँ पे उच्चारण स्थान। तो उच्चारण स्थान क्या है, ठीक है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्णों की, ठीक है। तो उच्चारण करेंगे तो ही तो देखेंगे ना इनका स्थान कहाँ पे, कहाँ से उच्चारित किए जाते हैं, ठीक है। तो उच्चारण स्थान की अगर आप बात करोगे तो देखो, मुख का वो हिस्सा, ठीक है। तो मुख का वो हिस्सा, हमारा मुख का वो भाग जो वर्ण बोला, मुख के जिस भाग से जो वर्ण बोला जाता है वो उसका उच्चारण स्थल होता है। तो बच्चों उच्चारण स्थल का मतलब होता है हमारे मुख का वो हिस्सा जहां से जिन वर्णों का उच्चारण किया जाएगा, वही स्थान उस वर्ण का उच्चारित स्थल कहलाएगा, ठीक है। तो उच्चारण स्थलों की बात करोगे तो देखो ये इस प्रकार से हैं, आप देख सकते हैं ये इस प्रकार से हैं। तो सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो कंठ्य, तो कंठ्य से हम लोग कौन कौन से ध्वनियों को उत्पन्न करते हैं, यानी वर्ण आते हैं आपके अ, आ, अह इत्यादि। तालव्य का देखोगे तो छोटी ई, बड़ा ई, फिर य, श इत्यादि। मूर्धन्य का अगर आप देखोगे तो री, ट, ठ, ड इत्यादि। फिर दंत का बात करोगे तो यहाँ पे देखो ल, स, त इत्यादि। ओष्ठ की बात करोगे तो छोटा ऊ, बड़ा ऊ इत्यादि, ठीक है। दंतोष्ठ है यानी कि दांत और ओठ एक साथ आते हैं, तो देखो व और फ है। कंठ और तालु है तो छोटा है, बड़ा है। फिर कंठोष्ठ है तो ओ, औ, और फिर नासिक्य, ठीक है। तो ड, ड, अंग, ड़, न, म इत्यादि, ठीक है। अब बात यहाँ पे करेंगे वर्ण विच्छेद की। तो वर्ण विच्छेद क्या होते हैं, देखिए, तो आपका शब्द कैसे बनता है, जब कई सारे वर्ण एक साथ आते हैं तो शब्दों का वो निर्माण करते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप इन्हीं वर्णों को अलग कर देते हो, ठीक है, आपने क्या किया, इन्हीं वर्णों को अलग कर दिया, तो वही कहलाता है आपका वर्ण विच्छेद, ठीक है। जब आपने इन वर्णों को अलग कर दिया तो वही आपका बच्चों वर्ण विच्छेद कहलाएगा, ठीक है। और इसका जो उचित ज्ञान होता है वो हमें, इसका अगर आपको सही से अच्छा खासा ज्ञान है तो आपका उच्चारण और वर्तनी क्या होगा, वो शुद्ध होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों वर्ण विच्छेद जब भी आप करते हो तो याद रखिएगा कि उच्चारण के समय वर्ण की ध्वनि जिस स्थान पर सुनाई पड़े, विच्छेद के समय उसे वहीं पे लिखें, यानी कि जहां पे आपको उच्चारण सुनाई देगा ना विच्छेद करते समय, उसको वहीं पे लिखना है। सभी व्यंजनों के नीचे आपको हलंत लगाना है,
स्वरों के नीचे नहीं, सिर्फ व्यंजन के नीचे, ठीक है। जैसे कि देखो वीरता, तो व ई र अ त आ, तो वीरता। कुमार, क उ म आ र अ, तो कुमार, ठीक है। चलिए तो बच्चों ये था हमारा अध्याय। अब आइए इसमें देख लेते हैं, आओ दोहराओ, समरी देख लेते हैं। तो बच्चों देखिए, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई है जिसके आप और खंड नहीं कर सकते वो आपके वर्ण कहलाती है। इसके अलावा वर्णों का जो व्यवस्थित समूह होता है जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं वो वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों के आपके दो भेद होते हैं, स्वर तथा व्यंजन, ठीक है। और स्वतंत्र रूप से जिन ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है, जिनको अपने उच्चारण में किसी और की सहायता नहीं लेनी होती, वो आपके स्वर कहलाते हैं। स्वर के आपके तीन भेद होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत होते हैं, ठीक है। और व्यंजन क्या है, ये स्वरों की सहायता से ही इनका उच्चारण होगा, ठीक है। ये स्वतंत्र रूप से इनको आप उच्चारित नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए सो बच्चों ये था हमारा संपूर्ण अध्याय संख्या 2 जिसमें हम लोगों ने वर्णों के विषय में बात किया है, ठीक है। तो बच्चों इस अध्याय को अच्छे से पढ़िए, इसका संपूर्ण अभ्यास कार्य पूरा कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में आपके एक नए अध्याय के संग। तब तक आप सभी अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बच्चों।